हेलो गाइस, दिस इज लेक्चर नंबर 6 और इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंटिन्यू करेंगे अपना। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, दैट इज सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ओके, तो ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने कैलकुलेट किया था सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, दैट इज गिवन बाय के क्यू ओवर आर स्क्वायर। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे किसी चार्ज 1 की वजह से पी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो वो दैट विल बी गिवन बाय Q1 1 पर जो चार्ज रखा हुआ है उसकी मदद से अगर हम निकालना चाहें तो दिस विल बी आवर वेक्टर एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो सपोज हियर इट इज प्लेस्ड Q1 charge and we are finding electric field at point P and this distance is R. Okay, so we can find out electric field using this formula. Okay, just let us continue. तो यहाँ पर क्या है कि हमें सिस्टम ऑफ चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सिस्टम ऑफ चार्ज मानना पड़ेगा। अब क्योंकि हमें सिस्टम ऑफ चार्ज मानने के बाद डिस्टेंसेस की भी जरूरत है, डिस्प्लेसमेंट्स की भी जरूरत है, तो हमें वेक्टर फॉर्म में क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर चाहिए बेसिकली। तो हमने क्या करा, पोजीशन वेक्टर मान लिए, यानी ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट मान लिया सभी पॉइंट चार्जेस का। अब इसको मानने से क्या होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इसको मानने से हम क्या कर सकते हैं, हमें सुविधा मिल जाती है कि नहीं भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालने का किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, एक चार्ज से दूसरे की तरफ या दूसरे से पहले की तरफ। ठीक है, अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू सम system of charges is defined to be the force experienced by a unit test charge placed at that point without disturbing the original charges. Okay, सो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पहले भी कैसे डिफाइन किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर मैं किसी चार्ज Q1 की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं जो मैंने इस फॉर्मूले से लिख रखा है यहाँ पे, तो उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज द फोर्स ड्यू टू वन ऑन at point P when here we are placing unit positive charge. Okay, unit positive charge, क्योंकि देखिए जब यहाँ पर आप ये चार्ज P पर रखा हुआ चार्ज को आप जब पॉजिटिव चार्ज लेंगे 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर के ये देखिए Q1 Q2 होकर के ये बन जाएगी फोर्स, ये टोटल जो क्वांटिटी है ये बन जाएगी फोर्स, और ये फोर्स किसके बराबर हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो गई। ठीक है, तो इसी को हम दूसरे फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, हमें पता है कि एक और फॉर्मूला होता है फोर्स का, इज इक्वल्स टू Q इंटू E। ओके, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर, ये क्या होता है, ये हमारा टेस्ट चार्ज होता है, तो अगर टेस्ट चार्ज की वैल्यू मैं 1 कूलम ले लूं, +1 कूलम ले लूं, तो फोर्स जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है हम इसको डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू Q1 will be called as electric field of Q1 at a distance r. Similarly, यहाँ पर सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन द स्पेस ड्यू टू सिंगल चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस डिफाइंड टू बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पोजीशंस ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Q3 Qn। ओके, तो अगर हम मल्टीपल चार्जेस ले लें, सपोज कीजिए Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन, और किसी पॉइंट P पर हम निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देंगे और इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही होगी दैट विल बी इक्वल्स टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी चार्जेस की वजह से जो फील्ड होगी, फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगेन हमें वेक्टर सम करना है। तो क्योंकि ये इस पर लगने वाली फोर्स है, तो हम इसे फोर्स की तरह ही कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर इस चार्ज की वजह से होगी Q1 Q2 Q3, और अगर n चार्जेस हैं तो सभी चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर चार्ज 1 की वजह से अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी P पॉइंट पर, वो होगी KQ1 अपॉन R1P स्क्वायर R1P क्या। ठीक है,
ये हम पहले भी देख चुके हैं इसका वेक्टर एक्सप्रेशन। तो देखिए सेम चीज यहाँ पर लिखी है। अगर हम 2 की वजह से निकालेंगे तो सेम चीज हो जाएगी यहाँ पर हमारी ये। ऐसे 3 की वजह से भी निकाल सकते हैं, 4 की वजह से, n चार जिसकी वजह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका वेक्टर डायग्राम यहाँ पर दे रखा है। देखिए जरा, यहाँ पर चार्ज दे रखे हैं आपको Q1, Q2, Q3, Q4, इस तरह से ये अरेंज्ड है स्पेस में, ठीक है। और ये हमारा P पॉइंटर जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे शो की गई है वो इसी लाइन के अलोंग शो कर दी गई है। ऐसे 2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे शो कर दी गई है, 3 की वजह से ऐसे, एंड 4 की वजह से ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। तो ये चारों की वजह से जो फील्ड आई है बाद में उसका वेक्टर सम करके नेट फील्ड हमें मिल जाएगी। अगर ऐसे ही n चार्जेस होते तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती वो होती इनका सम, वेक्टर सम। ये बोल्ड में लिखा है इसमें, दिस मींस ये वेक्टर सम है। अच्छा, इसके ब्रैकेट में r लिखे होने का मतलब सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो r पे डिपेंड कर रही है, यानी स्पेस में कौन सा पॉइंट आप कंसीडर कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो ये सभी एक्सप्रेशन को हमने ऐड कर दिया, यहाँ से k कॉमन आ जाएगा, बाकी सब कुछ सिग्मा के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 चार्ज की वजह से Q1 हो जाएगा, 2 की वजह से Q2 हो जाएगा, ऐसे NH चार्ज की वजह से Qn है। सिमिलरली यहाँ पर 1p, 2p, np ऐसे चलता रहेगा r के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, p। तो सिग्मा से जब हम लिखेंगे तो k तो बाहर आ जाएगा, यानी 1/4πε0 हमारा बाहर आ जाएगा इन सभी में से कॉमन लेकर के। ऊपर है Q1, Q2, Q3, Q4 सो ऑन, तो हम इसको Qi लिख सकते हैं। नीचे है R1, 2, 3, 4 और P है सबके एंड में, तो हम इसको लिख सकते हैं RIP। ऐसे ही RIP ये क्या, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और हम लिख देंगे I जो है वो 1 से लेकर के n तक मूव करता है, ठीक है, जाता है। तो हम इसको इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। सेम चीज यहाँ पर लिखिए, आप k की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, आप 1/4πε0 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और ये जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे स्पेस में वेरी करती है, ठीक है। क्यों वेरी करती है वो उसका रीजन है। देखिए जैसे हमने शुरुआत में कंसीडर किया था ये Q1 चार्ज है, इससे P डिस्टेंस पे हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे P पॉइंट पर ये डिस्टेंस आ रहा है। अब देखिए ये पॉइंट P आप जहां पर ले रहे हैं, यानी ये डिस्टेंस आप जितना ज्यादा कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर जो आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए उसके ऊपर कितनी फोर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स होती है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। तो आपने कहां पर वो रखा हुआ है इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि फोर्स जो होगी वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पे आर आपने क्या लिया है बेसिकली, इस बात पे डिपेंड करेगा स्पेस में किस पॉइंट पर आप फील्ड निकाल रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अब सपोज कीजिए आपने डिस्टेंस सेम रखा लेकिन जो पॉइंट है वो दूसरी डायरेक्शन में ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इवन तो डिफरेंट पॉइंट जो आप बेसिकली स्पेस में ले रहे हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो अलग अलग हो सकता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बट स्टिल हो सकता है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हम देखें तो वो अलग अलग होगा, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से, एंड सिस्टम ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से, ठीक है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की सिग्निफिकेंस की। सबसे पहले तो आप एक चीज यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि अब तक हमने जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की है बेसिकली उसकी हमें जरूरत थी कि नहीं थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें कोई जरूरत नहीं थी, हमें फोर्स कैलकुलेट करनी थी, हमारे पास फॉर्मूला था। अभी हमने जबरदस्ती एक इंटरमीडिएट क्वांटिटी घुसा दी है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर ये नहीं भी हम कैलकुलेट करें तो भी हमें जो बाकी चीजें कैलकुलेट करनी थी वो हम अभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसको हमने क्यों यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, इस कॉन्सेप्ट को हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर, ठीक है। देखिए जरा, तो वही बेसिकली अब हमें पढ़ना है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। You may wonder why the notion of electric field has been introduced here at all. क्यों यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। आफ्टर ऑल फॉर एनी सिस्टम ऑफ चार्जेस द मेजरेबल क्वांटिटी इज अ फोर्स। ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं दैट इज फोर्स ओनली ऑन अ चार्ज which can be directly determined by Coulomb's law and the superposition principle। तो Coulomb's law
और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की मदद से हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं और मेजरेबल क्वांटिटी फोर्स ही है यहाँ पे। अगर आप अभी ध्यान दें, अभी हमने अभी ये चीज डिस्कस की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो कैलकुलेटेड बाय फोर्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर्स कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मेजरेबल क्वांटिटी फोर्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यों इंट्रोड्यूस करेंगे, व्हाई देन इंट्रोड्यूस द इंटरमीडिएट क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज द क्वेश्चन, एंड जब हम इसका आंसर करते हैं तो हमें फिजिकल सिग्निफिकेंस की पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर उसको यूज करते हैं तो ठीक है, नहीं भी यूज करते हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। ठीक है, यानी बेसिकली जब हम मूविंग चार्ज की बात करते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टाइम वेरिंग हो जाती है स्पेस में, किसी पॉइंट पर टाइम के साथ साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने लगती है तो वहां पर इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। और एज ऑफ नाउ मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो हम उसको समझेंगे। इसको बहुत ही बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं इसके लास्ट चैप्टर में, बुक के लास्ट चैप्टर में, जिसका नाम है ईएम वेव्स। तो वहां पर होता क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब ऐसी वेव जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी होती है और वो स्पेस टाइम वेरिंग होती है। तो वहां पे जो उसका टाइम वेरिएशन होता है फील्ड का, उसकी वजह से काफी सारे फेनोमेना होते हैं जिसको अभी इस स्टेज पे समझना उतना आसान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है जितना लिखा है हम उतना रीड कर लेते हैं, बट इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से तभी जान पाएंगे। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट हियर एंड नाउ। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्वीनियंट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये कन्वीनियंट है बट नॉट रियली नेसेसरी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो हम यहाँ पर भी यूज कर ही सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको कन्वीनियंट हो जाएगा, थोड़ा सा कन्वीनियंस हमारी बढ़ जाएगी, बट इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी कि हमें इसकी जरूरत पड़ रही है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एलिगेंट वे ऑफ कैरेक्टराइजिंग इलेक्ट्रिकल मूवमेंट एनवायरमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से बेसिकली जो सराउंडिंग है, जो एनवायरनमेंट है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको कैरेक्टराइज करने के लिए हमें एक अच्छा तरीका मिल जाता है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम यूज करते हैं। ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे इतनी इतनी फील्ड, जैसे कि सपोज कीजिए ये पॉइंट है, जैसे कि हमने कंसीडर किया था Q1 Q2 Q3, इनकी वजह से अलग अलग पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिफाइन कर सकते हैं। ये अलग अलग पॉइंट्स है। ठीक है, और जिस भी पॉइंट पे आपको फोर्स निकालनी है बस आप वो पॉइंट उठा करके उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितनी है और जितना चार्ज आपने यहाँ पे रखा है उस पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया काम। ठीक है, तो बस ये हमें इसकी, और इसके साथ साथ आप ये चीज देखिए कि इन तीनों की सराउंडिंग में बेसिकली क्या मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, या फोर्स अगर हम रखें कोई चार्ज तो किस तरह से वेरी करेगी, ये पूरा पैटर्न हमें मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Electric field at a point in the space around a system of charge tells you the force on unit test charge would experience if placed at that point without disturbing the system। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से without disturbing the system की बात कर रहा है। ठीक है, पहले भी बोला था ये विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हम इन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं होने देंगे। जहां पर जो चार्ज रखा है वहां पर हम रखा रहने देंगे। तो अगर हम ऐसा रखते हैं तो यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा स्पेस में, तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज दैट यू प्लेस एट द पॉइंट टू डिटरमाइन द फील्ड। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिस्टम ऑफ चार्ज पर डिपेंड करती है। हम जानते हैं ये सिस्टम ऑफ चार्ज पर डिपेंड करती है, दैट इज सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है, सोर्स चार्जेस पर डिपेंड करती है, एंड पॉइंट चोजन इन स्पेस। तो स्पेस में किस पॉइंट पर आप निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बात पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखिए E1 दैट इज KQ1 अपॉन में R स्क्वायर R कैप, तो यहाँ पर जो चार्ज आता है वो केवल 1 आता है। ठीक है, अगर आप 1p पे निकाल रहे थे, पॉइंट p निकाल रहे थे, तो आप qp नहीं लिख रहे हैं, मतलब यहाँ पर qp p पॉइंट पर क्या चार्ज रखा वो हम यहाँ पे नहीं लिख रहे। ठीक है, उसको हमने 1 ही एज्यूम कर रखा है, तो यहाँ पे उसके इंडिपेंडेंट है। ठीक है,
चार्ज की टेस्ट चार्ज के इंडिपेंडेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर डिपेंड नहीं करती। एक फॉर्मूला और है F इज टू क्यू ई, जिसमें ये क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है, अभी हमने देखा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर हम इससे निकालें तो ये हो जाएगा F अपॉन में Q। तो इस फॉर्मूले को देख करके लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन टेस्ट चार्ज, वेयर एज इट इज नॉट, क्योंकि जब हम फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला होगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, जो इसके इसके फॉर्मूले में जो टेस्ट चार्ज होगा, फोर्स के फॉर्मूले में क्या होगा, एक तो सोर्स चार्ज होगा, एक टेस्ट चार्ज होगा। तो टेस्ट चार्ज जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस चार्ज से, केवल सोर्स चार्ज रह जाएगा। तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन सोर्स चार्ज ओनली, ये टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है। ओके ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द टर्म फील्ड इन फिजिक्स जनरली रेफर्स टू द क्वांटिटी दैट इज defined at every point in space and may vary point to point. Electric field is a vector quantity, the force is a vector quantity. तो यहाँ पर फील्ड जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो फिजिक्स में हम डिफाइन करते हैं कि ऐसी क्वांटिटी को शो करने के लिए जो कि स्पेस में जो भी जगह है, स्पेस क्या है, जो भी हमारे पास आसपास जगह है बेसिकली उसको हम स्पेस बोलते हैं। तो बेसिकली किसी चार्ज की सराउंडिंग में किस तरह से कोई क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्चुअली फोर्स की, ठीक है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बेसिकली उस चीज को बताती है। अब ये वेक्टर भी हो सकती है और स्केलर क्वांटिटी भी हो सकती है। फील्ड जो है वो दो तरह की क्वांटिटी हो सकती है, स्केलर भी हो सकती है और वेक्टर भी हो सकती है, वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड, ठीक है। जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो आप स्केलर फील्ड भी देख सकते हैं। जब वेक्टर कैलकुलस हम देखते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस देखते हैं, तो वहां पर हम वेक्टर और स्केलर फील्ड दोनों की बात करते हैं। एनीवेज अभी हम आगे बढ़ते हैं, और ये हर पॉइंट पे डिफाइंड होती है स्पेस में, और इसकी डायरेक्शन हो सकती है अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। ओके, अ ट्रू फिजिकल क्वांटिटी of the concept of electric field, however, emerges only when we go beyond electrostatics and deal with the time dependent electromagnetic phenomena. देखिए ये सेम चीज है जो हमने अभी शुरुआत में डिस्कस की थी कि ट्रू फिजिकल सिग्निफिकेंस जो होती है, जो सही फिजिकल सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो बेसिकली जब निकल के आती है जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात नहीं करते, हम बात करते हैं टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होने लगती है, ठीक है। अब ये कब होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या मान करके चलते हैं कि एक चार्ज स्टेशनरी है। सपोज करिए कि चार्ज जो है वो मूव करने लगेगा, चार्ज जब मूव करेगा तो उसके साथ उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न है, देखिए जब चार्ज मूव करने लगेगा तो उसके साथ जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न, मैं एक काम करता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। मैं साइड में बहुत छोटा सा ड्रॉ कर देता हूँ, बस आपको आइडिया ही देना है इस चीज का। ये देखिए एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, उससे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी। अब जब ये चार्ज मूव करना शुरू करेगा तो ये जो पैटर्न है इसका, इसके साथ मूव करेगा, ठीक है। अब कोई भी चीज हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी नॉन ऑब्जेक्ट की हो नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो ट्रेवल करती है बेसिकली वो ट्रेवल करती है स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट का मतलब ये जो स्पीड है ये बहुत ज्यादा है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, लेकिन ये इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जब ये चार्ज मूव करेगा, जब ये चार्ज मूव करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, चार्ज जब मूव करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आने में समय लगेगा, तो पैटर्न में चेंजेस आएंगे जब ये ट्रेवल कर रहा होगा उस दौरान में, ठीक है। जबकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं मानते हैं तो हम बोलेंगे ही नहीं कि ऐसा कुछ चीज है, तो हम बोलेंगे कि चार्ज जैसे से आ रहा है। अच्छा एक 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 लाइन और इसमें एक कॉन्सेप्ट और हम ऐड कर लेते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न में चेंज आ रहा है, जैसे जैसे चार्ज मूव करेगा, दैट मींस फोर्स में चेंज आ रहा है, ठीक है, फोर्स का पैटर्न वेरी कर रहा है। अब जब फोर्स का पैटर्न वेरी कर रहा है बेसिकली इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से जान पा रहे हैं। अब सपोज कीजिए आपने एक चार्ज लिया है और आप बोल रहे हैं कि ये चार्ज मूव कर रहा है वन प्लेस टू अनदर, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लिया है, तो जब आप इसको मूव करेंगे तो जिस पॉइंट पे ये जहां पर होगा चार्ज, उसी पोजीशन की मदद से आप फोर्स कैलकुलेट कर देंगे। जबकि उस पोजीशन पर जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड मान करके चल रहे हैं वो नहीं है, ठीक है, वो यहाँ पर चेंज हो गया पैटर्न। देखिए हो सकता है
ये आपको ना समझ में आया थोड़ा या कम समझ में आया कॉन्सेप्ट, और इसमें बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है या फिर ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। ये टाइम के साथ आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। अगर अभी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बट हाँ, क्योंकि ये इसके बियॉन्ड है, अभी तो हम पता नहीं बहुत सारी स्टडी करेंगे। इस पूरी बुक में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझना है, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेसिस पर बेसिकली हमें ये थियरी डेवलप करनी है। तो आगे हम फिर से एक बार इसको डिस्कस करेंगे। अगेन सपोज वी कंसीडर द फोर्स बिटवीन, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था फिनोमेना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना में बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस का पता चलता है। सपोज वी कंसीडर द फोर्स बिटवीन डिस्टेंस चार्जेस q1 एंड q2, द सेम थिंग जो मैंने बोला वही यहाँ पर बोला जा रहा है। इन एक्सेलरेटेड मोशन, नाउ speed with which a signal or information can go from one point to another is c, the speed of light। तो अगेन कोई भी सिग्नल हो, इंफॉर्मेशन हो, वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकती है। Thus the effect of any motion on q1 and q2 arise cannot arise instantaneously। ओके, तो कोई भी इफेक्ट जो होगा मोशन का q1 q2 के, वो इंस्टेंटेनियसली नहीं आ सकता, उसको एक डेफिनेट टाइम लगेगा, जो हमने बात की थी कि स्पीड ऑफ लाइट से भी मूव कर रहा है तो भी स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन स्पीड इनफाइनाइट नहीं है, तो इफेक्ट इंस्टेंटेनियसली नहीं दिखेगा, वो कुछ डिले के बाद दिखाई देगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हम ये देख भी सकते हैं, देयर विल बी सम टाइम डिले बिटवीन द इफेक्ट, इफेक्ट यहाँ पे किस चीज की बात करें, इफेक्ट क्या है यहाँ पे, फोर्स ऑन Q2 एंड द कॉज मोशन ऑफ Q1। तो मोशन ऑफ Q1 और फोर्स ऑन Q2 बेसिकली कॉज और इफेक्ट है, यानी कि Q1 के मोशन की वजह से जो फोर्स में चेंज आएगा कुछ Q2 पर, लेकिन उसमें जो चेंज आ रहा है बेसिकली वो जो प्रॉपर चेंज आने के लिए कुछ टाइम डिले लगेगा, कुछ यहाँ पे डिले आएगा। इट इज प्रिसाइजली here that the notion of electric field is natural and very useful। और यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं कि हाँ ऐसी एक क्वांटिटी है जिसकी वजह से ये हो रहा है, and hence we can sense it, and that is why we call it a physical quantity। Okay, so here the field picture is this: the accelerated motion of charge q1 produces electromagnetic waves। देखिए ये फिर से यहाँ पर ये electromagnetic wave का यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया गया है, यहाँ पर बात की गई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो हम आगे देखेंगे कि जब चार्ज एक्सेलरेट करने लगता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है? जब चार्ज मूव करने लगता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सपोज कीजिए ये साइनोसॉइडल है, तो ये क्या करेगा, इन टर्न एक साइनोसॉइडल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और मैग्नेटिक फील्ड साइनोसॉइडली मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो साइनोसॉइडली वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से प्रोड्यूस करती है, और एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हुए चलते रहते हैं और मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका प्रोपगेशन होता है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर इसको समझना ऑलमोस्ट मतलब बड़ा ही मुश्किल है, ना के बराबर भी ना बोले तो बहुत ही मुश्किल है। तो स्टिल आई ट्राई कि आपको यहाँ पर जो लिखा है कम से कम मैं एक्सप्लेन तो कर ही दूं, जितना समझ में आता है ठीक है, नहीं तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे समझ में आ ही जाएगा। तो बेसिकली द फील्ड पिक्चर इज दिस: द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज q1 प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो q1 के एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है, व्हिच देन प्रोपगेट विद द स्पीड ऑफ c लाइट रीच q2 एंड कॉज अ फोर्स ऑन q2। तो जब एक q1 में मोशन आया तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुई जो कि q2 तक पहुंचेगी, और उसके बाद उसकी फोर्स जो होगी वहां पर उस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि लाइट जो होती है ना वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो भी इसी तरह से ट्रेवल करती है। ऐसे ही हीट की अगर हम बात करें, इंफ्रारेड रेस की अगर हम बात करें, या एक्स रेस आपने सुना होगा, एक्स रेस की हम बात करें, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके अलावा गामा रेज, रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव्स जो होती है, माइक्रोवेव्स जो होती हैं, ये सभी क्या है, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, पूरा एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर हमारे पास। द नोशन ऑफ फील्ड एलिगेंटली अकाउंट्स फॉर टाइम डिले। फील्ड की वजह से हमें बहुत ही एलिगेंटली, बहुत ही अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को शो कर सकते हैं कि हाँ देयर विल बी अ टाइम डिले, क्योंकि फील्ड है उसको ट्रेवल करने में टाइम लगेगा तो टाइम डिले होगा। अगर हम नहीं मानेंगे तो हम बोलेंगे जहां पर चार्ज है उस वक्त जितना डिस्टेंस है उसके हिसाब से उसकी फोर्स होनी चाहिए, विच इज नॉट द केस। Thus, even
even though electric and magnetic field can be detected only by their effects on charges, they are regarded as physical quantity, not merely mathematical constructs. ठीक है, तो इसी वजह से जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। उसको हमने ऐसे नहीं बोला कि ये बस हमने एक अपनी कन्वीनियंस के लिए एक पैरामीटर, मैथमेटिकल पैरामीटर डिफाइन कर लिया है और इसकी मदद से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है इस तरह से, इसीलिए हम इसको एक फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं। ठीक है, दे हैव एन इंडिपेंडेंट डायनामिक्स ऑन ऑफ देयर ओन। ठीक है, दे इवॉल्व अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ देयर ओन। ठीक है, उनका इंडिपेंडेंट डायनामिक्स है और अपने ही लॉज के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। ठीक है, अपने ही लॉज के अकॉर्डिंग मतलब ऐसे कुछ सर्टेन लॉज है, सेट ऑफ लॉज है जो उनको डिस्क्राइब करते हैं और उन्हीं को वो फॉलो करते हैं। दे कैन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट एनर्जी। तो यहाँ पर हम अगेन बात करेंगे, जैसे हमने बोला कि लाइट जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, वो क्या कर रही है, लाइट जहां पर फॉल कर रही है वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर हमें लाइट एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो ऐसे हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड सो ऑन एंड फोर्थ। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। ठीक है, आगे हम वेव की डेफिनेशन दोबारा से पढ़ेंगे, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो वेव क्या कर सकती है, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑल्सो अ वेव बेसिकली। तो यहाँ पर ये क्या करती है, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। दस अ सोर्स ऑफ टाइम dependent electromagnetic field turned on for a short interval of time and then switched off, leave behind propagating electric field and transporting energy। मतलब कहने का ये है कि आपने कोई स्विच, कोई डिवाइस है जिसको आपने स्विच ऑन किया, जिसकी वजह से उसमें अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट किया है और वहां पर वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये प्रोपोगेट करना शुरू करेगी और ये एनर्जी को आगे आगे बढ़ाती चली जाएगी। अब ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर कि वो एनर्जी धीरे धीरे एनवायरनमेंट में डिसिपेट होती चली जाएगी कि नहीं होगी डिसिपेट। अगर नहीं होगी डिसिपेट तो वो अनंत काल तक ऐसे ही चलती रहेगी, और अगर वो डिसिपेट हो रही है तो कुछ डिस्टेंस पे जाने के बाद उसका एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा और वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय फैराडे एंड इज नाउ अमंग द सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स इन फिजिक्स। तो ये जो है बेसिकली फैराडे के द्वारा डिफाइन किया गया था ये कॉन्सेप्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज के टाइम में फिजिक्स में, फील्ड का कॉन्सेप्ट। आपने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में भी पढ़ा होगा। ठीक है, कि लास्ट क्लास में अपनी। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द एग्जांपल्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट एग्जांपल हम ट्राई करते हैं 1.8। an electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude this much। क्या बोला गया है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस मच, मतलब उसका क्या है कि एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। और उसमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो 1.5 सेंटीमीटर गिर रहा है, फॉल कर रहा है, गिर रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया गया है और अब प्रोटॉन गिर रहा है सेम डिस्टेंस। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, दोनों केस में कितना समय लगेगा। देखिए, दोनों 1.5 सेंटीमीटर गिर रहे हैं इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड में 1.5 सेंटीमीटर गिरने में कितना समय लगेगा, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, कंट्रास्ट द सिचुएशन विद द ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। और इसको फिर बाद में कंपेयर करना है सिचुएशन को फ्री फॉल से ग्रेविटी के अंदर। तो वो तो बाद का काम है, एक बार हम निकाल तो ले उसके बाद हम बात करेंगे ना इसकी। तो बेसिकली यहाँ पर अब हम इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ऐसा यूनिट में है, तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं हम। ओके, अगेन हमारे पास डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस गिर रहा है 1.5 सेंटीमीटर, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स। ओके, तो हमारे पास डिस्टेंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड है। और क्या है हमारे पास चार्ज है 1.6
इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्यों है चार्ज हमारे पास? क्योंकि हमें पता है या तो प्रोटॉन गिर रहा है या इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, तो दोनों ही केस में चार्ज जो होगा उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करेंगे तो नेगेटिव ले सकते हैं या पॉजिटिव ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी वी आर कैलकुलेटिंग बेसिकली। तो चलिए पहला केस यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, आप इसको खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं और वैसे अपने आप से इस फिगर में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 1.5 सेंटीमीटर गिर गया, मान लीजिए ये इतना 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये जो मोशन है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन है, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन है। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ से हम जानते हैं F इज टू ma, ठीक है। मास जो होता है ऑब्जेक्ट का वो कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर, ठीक है, मान करके चल सकते हैं हम ऐसा। फोर्स की अगर हम बात करें, अगर फोर्स कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, बिकॉज a इज इक्वल टू F/m। अब फोर्स इस चार्ज के ऊपर, कोई भी चार्ज हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, उसका चार्ज क्या है, फिक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फिक्स। और फोर्स कितनी होती है, Q इंटू ई होती है। किसी चार्ज पर जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है उसके ऊपर कितनी फोर्स होती है, Q इंटू ई फोर्स होती है। अब ये जो फोर्स है ये E हो जाएगी और इस E का मैग्नीट्यूड, कैपिटल E का मैग्नीट्यूड कैपिटल E रहेगा, मतलब यहां से हम देख करके रख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि E कांस्टेंट है और ये कैपिटल E दोनों कांस्टेंट है, इसका मतलब फोर्स भी कांस्टेंट है। अगर फोर्स भी कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, दोनों ही केस में कांस्टेंट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं मोशन को एनालाइज करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये इक्वेशंस हम यूज कर सकते हैं वंस वी नो दैट द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये जानना जरूरी है, देखिए हम बुक में नहीं लिखा होगा, ये बुक में एक बार 11th क्लास में बता दिया था सेकंड चैप्टर में। अब वो दोबारा बार बार ये चीज नहीं रिपीट करेगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए यूज कर रहे हैं। लेकिन जहां भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना चाहते हैं ये आपको चेक करना होगा कि क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो वहां पर हमने चेक कर लिया एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एंड दैट इज व्हाई वी कैन यूज दीज इक्वेशंस। हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम। टाइम जो है बेसिकली या तो इस इक्वेशन में है या तो फिर इस इक्वेशन में है। अगर हम बात करें फाइनल वेलोसिटी की तो हमें नहीं पता, u हमें पता है 0, ठीक है। एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं, टाइम हमें नहीं पता। तो इस इक्वेशन में दो क्वांटिटी नहीं पता, एक तो v नहीं पता है और t नहीं पता है। अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें तो s हमें पता है, u हमें पता है 0 है, ये क्वांटिटी खत्म। इसके अलावा हाफ ए टी स्क्वायर a हम निकाल सकते हैं, t हमें नहीं पता है। तो s पता है, a पता है, t नहीं पता, मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कैसे मिल जाएगा, सिर्फ एक मैं सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरा आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ma which is ma, f is equals to ma, और इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, इसके ऊपर e इंटू ई टाइम्स इतनी फोर्स लग रही है। तो एक्सेलरेशन क्या निकल के आएगी, e कैपिटल E अपॉन में m। देखिए अभी मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्शन की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, ठीक है फिलहाल तो, और हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को भी। अभी मैं एक बार सॉल्व कर लूँ इसको, फिर मैं डायरेक्शन भी इसमें बता दूंगा आपको कैसे आपको सोचना है डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पर ये हो गया इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूले से निकल जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। अब s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में 1.5 इंटू 10 की पावर -2, ये हमारा क्या हो गया s। यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में u क्या है 0, तो यूटी क्या हो गया 0 हो गया, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की जगह क्या रखूंगा अपॉन में m टी स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम का मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से टाइम का मैग्नीट्यूड हमारे पास निकल के आ जाएगा। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन के लिए कर सकते हैं। तो क्या कोई चेंज आएगा, क्या दोनों का टाइम ऑफ फॉल सेम आएगा, तो इसका आंसर है नहीं, दोनों का टाइम ऑफ फॉल सेम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, जब चार्ज सेम है, सब कुछ सेम है तो, क्योंकि एक चीज सेम नहीं है, ठीक है। जब आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये जो मास रखेंगे, एक बार इलेक्ट्रॉन का रखेंगे और एक बार प्रोटॉन का रखेंगे। प्रोटॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, हेंस इट विल एक्सेलरेट लेस। प्रोटॉन जो होगा उसकी एक्सेलरेशन कम होगी, और अगर प्रोटॉन की एक्सेलरेशन कम होगी तो यहाँ पे उसको टाइम ज्यादा लगेगा। आप खुद सोचिए, अगर आप गाड़ी का अपनी जो कार है उसका एक्सेलरेटर अगर आप धीरे धीरे
प्रेस करेंगे तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा डिस्टेंस कवर करने में। अगर आप तेजी से प्रेस करेंगे तो सेम डिस्टेंस को आप ज्यादा जल्दी से ट्रेवल कर सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर हो रही है, तो दोनों की एक्सेलरेशन आएगी अलग अलग और टाइम ऑफ फॉल यहाँ पर आप दोनों का कैलकुलेट कर सकते हैं। अब रही बात इसको कंपेयर करने की, इसको कंपेयर करना है हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन कर रहा है, ग्रेविटी से कंपेयर करना है। तो ग्रेविटी क्या है, बेसिकली फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, मतलब वहां पर हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन जो होती है वो कितनी निकल के आती है, एक्सेलरेशन वहां पे निकल के आती है हमारी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करके देखेंगे, अभी मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है और मैं इसका आंसर नहीं निकाल रहा हूँ, आप ट्राई कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, हो जाएगा। लेकिन ये एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा आती है, ठीक है, थाउजेंड्स में आती है ये एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब थाउजेंड्स मीटर पर सेकंड में आती है, मतलब ग्रेविटी के कंपैरिजन में ये एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं, इसको हमने इस चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो अराउंड 10 की पावर 36 टाइम्स ज्यादा होती है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। तो जितनी ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन। सेम पार्टिकल मतलब मास अगर हम फिक्स कर दे तो अगर फोर्स ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, F इक्वल्स टू ma। अगर मास हम चेंज नहीं कर रहे, मास कांस्टेंट ले लिया, तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा ना। तो अगर यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स रख रहे हैं, उसकी जगह हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रख दिया, तो फोर्स हो गई 10 की पावर 36 टाइम्स, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी उसी हिसाब से बढ़ेगी, ठीक है, उतना ही टाइम्स हो जाएगी वो भी। ओके, so this was about numerical, this is about solving this numerical। अब रही बात डायरेक्शन की, हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में समझ में आ गया कि उनके मासेस की वजह से एक्सेलरेशन अलग आएगी, जिसकी वजह से टाइम अलग आएंगे, हमने कैलकुलेट कर लिया, हमने सिचुएशन को भी कंपेयर कर लिया। अब बात आई डायरेक्शन की। तो यहाँ पर देखिए फॉल करना है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन फॉल कब करेगा, जब नीचे पॉजिटिव हो ऊपर नेगेटिव हो, नेगेटिव इसको रिपेल करेगा और पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि हमें बोला है कि यूनिफॉर्म फील्ड होनी चाहिए, तो हमने क्या करा है यहाँ पे स्ट्रेट बिल्कुल यूनिफॉर्म फील्ड हमने यहाँ पे सेम डायरेक्शन के साथ ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया और हमने इसको इस तरह से सिनेरियो को दिखा दिया है। अब इसमें डायरेक्शन की या इलेक्ट्रॉन को चूज करते वक्त उसके माइनस के साइन को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई जरूरत नहीं है हमारे पास, ठीक है। so this is how we will solve this numerical and it is very simple numerical, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 1.9। 1.9 की हम बात करते हैं। तो 1.9 में क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर हमें 3 चार्जेस दे रखे हैं और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे। तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड दिस एंड दिस, ठीक है। तो Q1 एंड Q2 दो चार्जेस हैं, उनके मैग्नीट्यूड दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली और ये 0.1 मीटर अपार्ट है, ठीक है। यानी ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है, 0.1 मीटर है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पॉइंट एट फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी, ठीक है। आपको क्या करना है, ए पॉइंट पर यानी इन दोनों के मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बी पॉइंट पर यानी कि इसके इनके सेपरेशन के हाफ डिस्टेंस की दूरी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ पर। और नेक्स्ट आपको यहाँ पर अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बना ले तो उसका जो तीसरा वर्टेक्स होगा उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, बेसिकली ये आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट करके देखेंगे कैसे होगा, ठीक है। तो मैं इसके लिए बहुत ज्यादा इसको मैं बस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए जरूरत ही नहीं है मेरे सॉल्व करने की। अगर मैंने जितना आपको समझाया और आपको वेक्टर्स आता है तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं है, आप आंख बंद करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है 10⁻⁻8 कूलम, ये नेगेटिव चार्ज है -10 × 10⁻⁻8 कूलम। पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमें फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो ये यहाँ पर जो चार्ज रखा है इसकी वजह से फील्ड किधर होगी, इस तरफ होगी। नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज के अंदर फील्ड जाती है, तो इसकी वजह से भी फील्ड क्या होगी, इधर होगी। तो इस चार्ज की वजह से इतने डिस्टेंस पे फील्ड निकाल लेंगे और इस चार्ज की वजह से इतने फील्ड पर इतने डिस्टेंस पे फील्ड निकाल लेंगे और इन दोनों फील्ड को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें Q1 की वजह से A पर कितनी फील्ड होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे वापस से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच का ये डिस्टेंस है। अब Q1 की वजह से यहाँ पर कितनी फील्ड होगी, इसको मैं बस लिख देता हूँ Q1, इस पॉइंट को हम मान ही रखा है ऑलरेडी ए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि Q1 की वजह से निकाल रहे हैं,
अपॉन में आर स्क्वायर। आर क्या है, इस पॉइंट का डिस्टेंस Q1 से वो कितना है 0.05, 0.05 का स्क्वायर। ठीक है, हमें चाहिए सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड फिलहाल के लिए। ऐसे ही Q2 की वजह से भी इसी डायरेक्शन में आएगा, उसका मैग्नीट्यूड भी जब आप निकालेंगे तो सेम आ जाएगा। ठीक है, और दोनों को ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को, दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, हमें पता है कि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वो ऐड हो जाती है। दो फोर्सेस अगर सेम डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स बढ़ जाएगी, यानी दोनों ऐड हो जाएंगे। दोनों अपोजिट में होते हैं तो घट जाते हैं। यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में है, आपको नेगेटिव साइन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि चार्ज के साथ आप नेगेटिव साइन लगा रहे हैं पॉजिटिव लगा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सबसे पहला काम क्या करना होता है कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पे जिन चार्जेस की वजह से फील्ड निकालनी है उनकी डायरेक्शन ड्रॉ कर लो। एक बार आपने डायरेक्शन ड्रॉ कर ली तो आपको बस वेक्टर सम करना है। आपको फॉर्मूले में कोई भी चीज नेगेटिव रखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप पॉजिटिव रखिए। और कैलकुलेट करने के बाद मैग्नीट्यूड, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लीजिए मैं E1A बोल रहा हूँ और यहाँ पे E2A बोल रहा हूँ, इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद इनका वेक्टर सम ले लीजिए, बस ये रिजॉल्व करके या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, और आपका काम बन जाएगा। सिमिलरली जब आप इस पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे तो इस चार्ज की वजह से Q1 की वजह से ये फील्ड जाएगी अवे, और नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड जो होगी वो होगी टुवर्ड दिस नेगेटिव चार्ज। तो नेट फील्ड जो होगी वो अगेन इन दोनों का वेक्टर सम निकालना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब इसमें फिर से एक चीज है, क्या ये नेट फील्ड यहाँ पे जीरो होगी क्योंकि दोनों अपोजिट है? नहीं होगी, क्योंकि अगर एक वेक्टर यानी एक फोर्स यहाँ पर है एक फोर्स यहाँ पर है, ये जीरो कब होगी? जब ये अपोजिट है साथ में साथ इक्वल भी है, इक्वल एंड अपोजिट होगा तो जीरो होगा ना। अगर एक ज्यादा है और एक कम है तो कैसे जीरो होगा? और सेम यहाँ पर केस है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर ज्यादा होगा, नेगेटिव की वजह से कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, KQ/R², डिस्टेंस पे। पॉजिटिव चार्ज जो है वो बी पॉइंट के नजदीक है और नेगेटिव चार्ज जो है वो बी पॉइंट से बहुत ही दूर है। ठीक है, इन दोनों डिस्टेंस को आप कंपेयर करके देख सकते हैं। तो इस डिस्टेंस की वजह से बेसिकली चेंज आएगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएगी। जब आप उसको सम करेंगे तो नेट फील्ड जो आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि इसी डायरेक्शन में फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। नेक्स्ट जब आप इस पॉइंट पर निकालेंगे तो Q1 की वजह से जो फील्ड होगी वो अवे होगी, जैसा कि यहाँ पे शो किया हुआ है। नेक्स्ट Q2 की वजह से जो होगी वो टुवर्ड्स Q2 होगी, जो कि ये फील्ड है। तो ये E1C और E2C यहाँ पे शो किया हुआ है, इसका नेट आपको निकालना है। ये एंगल हमें पता है कितना 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ये जो है ये लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों एंगल, तो ये जो बचा हुआ एंगल हो गया ये कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 120 हो जाएगा। यहाँ पे ये 120 हो जाएगा, और सिमेट्री की वजह से ये एंगल 60 और ये एंगल 60 हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, E1C का यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, E1C E2C, दोनों का मैग्नीट्यूड आपका आएगा सेम, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे हमने बाकी के बताए हैं। और E1C और E2C का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है ये दोनों केस में, और चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी सेम, KQ/R², सिंपल। लेकिन दोनों की डायरेक्शन इस तरह से है, अब इनको डायरेक्टली ऐड नहीं किया जा सकता इनके मैग्नीट्यूड को, हम इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ क्या करा, हमने दो परपेंडिकुलर एक्सिस ले लिए और इनके अलोंग इन दोनों फोर्सेस को हम रिजॉल्व कर लेंगे। ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, तो ये क्या हो गया E1C cos 60, और यहाँ पर E1C sin 60, sin 60। ऐसे यहाँ पे E2C sin 60, और यहाँ पर एक और फील्ड आ जाएगी E2C cos 60। जब हम इन दोनों फोर्सेस को रिजॉल्व, इन दोनों फील्ड को रिजॉल्व करेंगे उसके बाद इन दोनों का कोई काम नहीं है। सॉरी, अब देखिए E1C और E2C जो है इनका मैग्नीट्यूड तो बराबर है, डायरेक्शन अलग है। तो E2C और E1C अलग सेम नहीं है, E1C और E2C का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। तो दोनों तरफ अगर sin 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी सेम ही रहेगा। तो ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएंगे कैंसिल आउट। डिफरेंट पेन लेकर के मैं इसको कैंसिल आउट करके दिखा देता हूँ। ओके, येलो ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो होगा और ये जो होंगे ये अपोजिट एंड इक्वल वेक्टर्स हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और दो वेक्टर यहाँ पे सेम डायरेक्शन में आ गए, E1C और E2C cos 60 डिग्री, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा वो, तो E1C
cos 60 प्लस E2C cos 60, इन दोनों को कैलकुलेट करके हमारी नेट फील्ड आ जाएगी और उसकी डायरेक्शन भी हो जाएगी राइटवर्ड्स। ठीक है, तो हमें मैग्नीट्यूड भी मिल गया, डायरेक्शन भी मिल गई। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो बिल्कुल सिंपल फंडा है, जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पर दूसरे चार्जेस की वजह से फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ कर लो। ठीक है, और उनको रिजॉल्व करके या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से उनका रिजल्टेंट निकाल लो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके। ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जाम्पल सॉल्व किया जा सकता है, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, सेम प्रोसीजर रहेगा। थैंक यू।